गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो एनटीएसपी एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज फिजिक्स का थर्ड टेस्ट डिस्कशन शुरू करते हैं। ठीक है, आइए। The question is particle is placed at rest inside a hollow hemisphere of radius r. The coefficient of friction between particle and hemisphere is 1 by root 3. The maximum height up to which the particle can remains stationary. कितनी हाइट पर वो स्टेशनरी रह सकता है? एक सर्कुलर रफ इंक्लाइन प्लेन है और उस पर एक ब्लॉक को हमें रोकना है, तो कितनी हाइट पर उसको हम रोक सकते हैं, ये पूछा गया है। ये एक रफ सर्कुलर सरफेस है। अगर हम ब्लॉक को यहाँ रखेंगे तो उसके स्लाइड होने का कोई चांस नहीं, लेकिन जैसे जैसे हम ब्लॉक को ऊपर की तरफ रखते जाएंगे तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जब ये ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगा और हमें ये हाइट फाइंड करनी है, रेडियस आर है। ठीक है, आइए। फोर्सेस लगाकर हम इस बात को फाइंड कर सकते हैं, जैसे mg, ठीक है ना, और रूप में मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के द्वारा जो दिया जाएगा, और माना कि ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल विल बी थीटा, देन mg का कंपोनेंट mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट जो सरफेस के अलोंग होगा दैट विल बी mg sin थीटा। हम हमेशा उस फोर्स को ब्रेक करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करते हैं जो ना सरफेस के अलोंग होता है ना ही सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। हम उसको रिजॉल्व करते हैं, मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट उसके हम कर देते हैं। ये देखिए, ये हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड है तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। तो पहला इक्वेशन हम लोग बनाने जा रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ना, नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है ना, इसलिए n इज इक्वल टू mg cos थीटा होगा, है ना। और अब एक इक्वेशन बनाइए, along the plane भी नेट फोर्स 0 है, इसलिए हम लोग यहाँ पर भी बैलेंसिंग करेंगे। फ्रिक्शन mg sin थीटा को काउंटर करेगा, है ना। फ्रिक्शन मतलब म्यू n mg sin थीटा, n इज इक्वल टू mg cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। ठीक है भाई, तो कैंसिल करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल रहा है tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, यानी कि हम इस तरीके से एंगल को फाइंड कर सकते हैं। और जो म्यू की वैल्यू है दैट इज 1 by root 3। 1 by root 3 मीन्स थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है ना, तो इस एंगल पर हम ब्लॉक को रोक पाएंगे। अब हमको हाइट फाइंड करना है। ठीक है ना, तो ये देखिए कि हाइट हो गया और ये जो बचा हुआ है दैट इज r माइनस एच, है ना। और अब हम अपने इस ट्रायंगल में छोटा सा रूल लगा देंगे बिल्कुल आराम से, दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू r माइनस एच बाई r, है ना। सो r माइनस एच इज इक्वल टू r cos थीटा, सो h इज इक्वल टू r माइनस r cos थीटा। ठीक है, r कॉमन ले लेंगे और 1 माइनस cos थीटा मतलब cos 30 मीन्स r 1 माइनस अंडर 3 by 2। तो बहुत ही अच्छा छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से आप इसको समझिए, बहुत ही आराम से आप इसको सुनिए, समझिए, और अच्छा क्वेश्चन है, इसको ठीक से तैयार करिए। आगे चलते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल पर जो कि v वेलोसिटी से जा रहा है उस पर 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, और वो 3 फोर्सेस किस तरीके के हैं वो आप देखिए जरा। ये फोर्सेस एक साइक्लिक ऑर्डर में लगे हुए और पॉलीगन को कंप्लीट कर रहे हैं। साइक्लिक ऑर्डर में लगे हुए पॉलीगन को कंप्लीट करने वाले फोर्सेस हमेशा नेट फोर्स 0 बनाते हैं। F1 F2 और F3 का जो वेक्टर सम होगा दैट विल बी ऑलवेज 0, बिकॉज ये साइक्लिक ऑर्डर में पॉलीगन बना रहे हैं। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 इनका वेक्टर सम विल बी 0, नल वेक्टर, है ना। हेंस एक्सेलरेशन विल आल्सो बी 0, मींस वेलोसिटी विल रिमेन्स कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना, तो ना डिक्रीज करेगी ना इंक्रीज करेगी, बल्कि कांस्टेंट रहेगी। बहुत ही छोटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये कि मान लीजिए कि ये एक पार्टिकल है, ठीक है ना, और इस पर हम 3 फोर्सेस लगाते हैं जो इस प्रकार से। देखिए, पहला फोर्स ये लग रहा है जो कि F1 है, ये देखिए F1 फोर्स, ठीक है ना।
दूसरा फोर्स जो इस पर लग रहा है दैट इज एक्चुअली F2 फोर्स, ठीक है ना। और तीसरा फोर्स जो इस पर लग रहा है दैट इज दिस इज द फोर्स F3। देखिए बिल्कुल सही बना हुआ है ना, देखिए ध्यान से देखिए F1, ये देखिए F1, F2, ये देखिए F2, और ये देखिए F3, ये देखिए F3। तो ये फोर्सेस इस प्रकार से लगे हुए। एक्चुअली हम लोग डायग्राम में या वेक्टर के चैप्टर में फोर्सेस को इस प्रकार से बना के आपसे सवाल जरूर पूछ लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में फोर्सेस जो होते हैं वो ऐसे नहीं बल्कि पार्टिकल पर इस प्रकार से लगे होते हैं। ये पार्टिकल जिस वेलोसिटी से जा रहा है उसी वेलोसिटी से जाता रहेगा, वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। देयर विल बी नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। आगे चले भाई। Satellite in a force free space set stationary interplanetary dust at the rate of dm by dt is equal to alpha v square। एक सैटेलाइट है जो कि डस्ट को सेप्ट कर रही है। दिस इज द ऑर्बिट एंड दिस इज अर्थ, दिस इज अर्थ एंड दिस इज अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ठीक है ना। और यहाँ पर जो डस्ट है, डस्ट पार्टिकल जो अर्थ की सरफेस से उड़कर ऊपर चले जाते हैं, वो कभी कभी कई किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं मान लीजिए, और ये डस्ट को किस रेट से सेप्ट कर रही है, दैट रेट इज गिवन इक्वल टू अल्फा वी स्क्वायर। तो जब वो डस्ट को सेप्ट करेगी तो उसका जो मास होगा वो बढ़ेगा, और जब मास बढ़ेगा तो उसकी वेलोसिटी धीमे धीमे कम होने लगेगी। वेलोसिटी धीमे धीमे कम होने लगेगी तो वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए हमें उस पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट विल बी v dm by dt। वेलोसिटी को अगर मेंटेन करना है तो हमें ये फोर्स सैटेलाइट पर लगाते रहना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ बूस्टर रॉकेट्स, ठीक है ना। तो ये फोर्स होगा। और अब हमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सो a इज इक्वल टू f by m मींस v by m, और dm by dt f by m v by m dm by dt, और dm by dt की वैल्यू को रिप्लेस करिए। सो v by m dm by dt इज अल्फा v स्क्वायर। सो वी गेट द आंसर अल्फा वी क्यूब बाई एम, ठीक है ना। एक्चुअली और माइनस साइन के साथ आंसर दिया जा रहा है क्योंकि ये रिटार्डेशन का काम करेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम जैसे जैसे सैटेलाइट डस्ट पार्टिकल को सेप्ट करेगी, कैप्चर करेगी, वो हैवी होती जाएगी तो उसका रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि सैटेलाइट पर अभी हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो सैटेलाइट रिटार्ड होने लगेगी, इसलिए ये आंसर विद माइनस साइन दिया जा रहा है। ऑप्शन डी सही है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। Next question. A man fires a bullet of mass 200 gram at the speed of 5 meter per second. Gun rebound होगी। Momentum conservation का क्वेश्चन है। P initial before firing and P after firing final। पहले 0 है, फिर बुलेट निकलती है और गन पीछे की तरफ रिक्वायर करती है। सो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन V हमको फाइंड करना है, ये है बुलेट का डेटा। सो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ बुलेट m by u by m, ठीक है ना। तो बुलेट का मास आप देख रहे हैं 200 ग्राम, बुलेट की स्पीड आप देख रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड, एंड गन का मास है 1 किलोग्राम। सो दिस इज 0 0 10 and this is 10 to the power -3। so we get the answer 1 meter per second। रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन, आप जानते हैं ना, जब हम किसी पिस्टल से या गन से फायर करते हैं तो बुलेट निकलती है आगे और गन भागती है पीछे, जिसे हम लोग कहते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। चलिए if net external force on the body is 0 then acceleration will be 0। very correct। reason acceleration does not depend on force, बिल्कुल गलत है ना, इनकरेक्ट। तो क्या ऑप्शन होगा? इफ assertion is true but reason is false। ये देखिए सी ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा भाई? क्योंकि हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू ma, ठीक है ना। तो अगर फोर्स 0 होगा तो एक्सीलरेशन भी 0 होगा, ठीक है ना। और नीचे लिखा हुआ है कि एक्सीलरेशन, जो एक्सीलरेशन है वो फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, जबकि न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि F इज इक्वल टू ma, यानी कि A इज इक्वल टू F बाई m, यानी कि एक्सीलरेशन हमेशा ही फोर्स पर डिपेंड करता है। तो रीजन सही, और जो असर्शन स्टेटमेंट है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। 2 blocks A and B
ऑफ मास 5 and 2m इस प्रकार से हैंग किए गए हैं। ये देखिए रोप, स्प्रिंग और स्प्रिंग के बाद एक ब्लॉक है बी ए है, और उसके बाद नीचे एक रोप की हेल्प से एक ब्लॉक ए को बी को हैंग किया गया है, और ये है इसका मास है 2m और इसका मास है 5m। ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि रस्सी को काट दिया है ना, तो जब रोप को काट दिया तो दोनों ब्लॉक्स का अपना अपना एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है। तो आइए पहले हम रस्सी के काटने के पहले की सिचुएशन को देख लें जरा। ये है 2mg एंड दिस इज 5mg एंड दिस इज टेंशन T2 एंड हियर वी हैव द टेंशन इन द स्प्रिंग इज T1। ठीक है ना। तो आइए पहले हम पार्टिकल B के फ्री बॉडी डायग्राम को देख लें। नीचे की तरफ 2mg और ऊपर की तरफ टेंशन T2 और सिस्टम हमारा रुका हुआ है, सिस्टम hence we can say that T2 is equal to 2mg। ठीक है ना, ये हो गया। और T1 को देखें तो ब्लॉक ए और ब्लॉक बी को हम एक कंबाइंड सिस्टम मान लें। ठीक है ना, और फिर हम T1 को फाइंड कर सकते हैं आसानी से। ये देखिए हमने कंबाइंड सिस्टम मान लिया। जब कंबाइंड सिस्टम मान लिया तो ये पूरा कितना हो गया, 5g और 2g मतलब कितना हो गया बताइए, 7mg हो गया है ना। और T ऊपर की तरफ टेंशन और पूरा सिस्टम क्योंकि रुका हुआ है, हाँ पूरा सिस्टम रुका हुआ है, इसलिए हम लोग कहेंगे T1 इज इक्वल टू 7mg। ठीक है ना। अब आप देखिए क्या हुआ। अब हुआ ये कि रस्सी को काट दिया गया। इस सिचुएशन में जब रस्सी को काट दिया गया तो पहले हम बी की बात करें, या पहले आप ए की बात भी कर सकते हैं, बी की बात भी, जैसा आप चाहें वैसा कर लीजिए। ठीक है ना। जैसे चलो ए की बात करना चाहते हो ए की बात कर लो। तो हाँ ये ए है, इसका वेट 2mg और रस्सी में टेंशन T2 जो कि काटने की वजह से 0 हो जाएगा। जब रस्सी काट देंगे तो उसमें टेंशन 0 हो जाएगा, और ऊपर की तरफ वही पुराना टेंशन T1 मेंटेन रहेगा। इस प्रकार से ये ऊपर की तरफ भागेगा। ठीक है ना। और इक्वेशन बनेगी T1 माइनस 2mg और T2 0 हो गया, उसको छोड़ दीजिए, इज इक्वल टू इसका मास कितना है, ए का मास है 5 है। ठीक है ना। और T2 0 हो गया, इज इक्वल टू 5m। ठीक है ना। सो 7mg माइनस 5mg is equal to 5ma। ठीक है। So we can say that 2mg is equal to 5ma। मास से मास कैंसिल और एक एक्सेलरेशन 2/5g के बराबर आ गया। ठीक है। अब आइए सॉल्व करते हैं b को। ठीक है। b जिसका मास है 2m, जिसका वेट क्या होगा 2mg, और उसके ऊपर जो रस्सी थी वो ढीली पड़ चुकी है, उस पर टेंशन 0 हो जाएगा, तो ये नीचे की तरफ एक्सिलरेट करेगा। ऑब्वियसली ऊपर की रस्सी में टेंशन खत्म हो गया तो अंडर ग्रेविटी आ जाएगा, और जब वो अंडर ग्रेविटी इट विल मूव डाउनवर्ड अंडर ग्रेविटी। F इज इक्वल टू 2mg इज इक्वल टू 2ma। सो 2m से 2m कैंसिल करेंगे एंड एक्सेलरेशन वी गेट g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी मिले आप उन्हें जरूर सॉल्व कर लें, टाइम निकालें, सॉल्व करें। मतलब जैसे कहते हैं फ्रेम्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे आपको क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन वो ये क्वेश्चन नहीं है, उसका जो डेटा है वो अलग है, और उसका आंसर भी इसीलिए अलग है, और ये डेटा जो है वो अलग है। Heavy uniform chain lies on a horizontal table top. If the coefficient of friction between the chain and the table of surface is 0.5, then the maximum percentage of length of chain can be hanged. तो इस क्वेश्चन को आपने पहले भी कई बार देखा होगा, किया होगा। एक चेन रहती है, इसका पूरा मास, ये चेन है जिसका पूरा मास m है और कंप्लीट लेंथ l है। ये फुल का डेटा मैंने आपको दिया, और मैं आपको हैंड का डेटा दे रहा हूँ, ये l होगा,
हैंगिंग लेंथ L होगी तो ये ऊपर वाली लेंथ L माइनस L होगी। और आपको मालूम होगा L और टोटल L का क्या रेशियो है, हैंगिंग लेंथ और टोटल लेंथ का रेशियो का फॉर्मूला आपको पता होगा, L बाई L इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू प्लस 1। ये आपको पता होगा कि ये 0.5 है और ये 0.5 प्लस 1 है, तो 0.5 अपॉन 1.5 मीन्स 5 बाई 15 मीन्स 1 बाई 3। ये है फ्रैक्शन ऑफ हैंगिंग पार्ट। तो परसेंटेज कैसे निकलता है, परसेंटेज ऑफ हैंगिंग पार्ट, परसेंटेज मतलब फ्रैक्शन इनटू 100, तो L बाई L इनटू 100 मीन्स 1 बाई 3 इनटू 100, it is 33.33%। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और हैंगिंग लेंथ का और फुल लेंथ का जो रेशियो होता है वो होता है म्यू अपॉन म्यू प्लस 1। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। हालांकि जब हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो इसको पूरा हम लोग डेराइव करते हैं और तब ये निकल के आता है, ठीक है ना। देखिए फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पूरी चीज ये है, पूरी चीज मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, पूरी चीज को मान लीजिए हम मानते हैं x, ठीक है ना, ये पूरा x है। इसमें जो ये पार्ट है वो देखिए a है, तो कोई कहे कि ये पार्ट पूरे का कितना फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन का मतलब होता है वो चीज, वो पार्ट अपॉन फुल, ये होता है फ्रैक्शन। और पार्ट अपॉन फुल में हम जब मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 का, तो ये बन जाता है इस चीज का पूरे में क्या परसेंटेज है। ये क्या है, ये इस चीज का पूरे में फ्रैक्शन है और इंटू 100 करने पर क्या आ जाता है, इस चीज का पूरे में क्या परसेंटेज हिस्सेदारी है, ठीक है। The rate of change of momentum is called force, बहुत सही बात है। The rate of change of velocity is called acceleration, बिल्कुल सही है। The change in momentum is called impulse, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। Flying of bird obey Newton third law, हाँ बिल्कुल सही बात है। जब बर्ड फ्लाई करती है तो अपने पैरों से हवा को, एयर को एक्शन देती है और एयर बर्ड को रिएक्शन देती है और इसी वजह से वो अपलिफ्ट करती है, या ऐसे ऐसे जब करती है इस प्रकार से तो वो आगे बढ़ती है, ठीक है। तो ये चारों स्टेटमेंट सही है। द ट्रू स्टेटमेंट इज आर, ये तो हो गया डी ऑप्शन, ए बी सी डी सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक पार्टिकल पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं और उनमें से F2 और F3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और जो पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में, पार्टिकल जो है वो रेस्ट में है। F1 और F2 और F3 ये दो फोर्सेस पार्टिकल पर लग रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये देखिए, ये देखिए, तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा और F1 इनके रिजल्टेंट को बैलेंस करेगा, तभी ये इक्विलिब्रियम में रह पाएंगे। ये देखिए, ये देखिए। तो इस समय अब क्या कहा जा रहा है कि F1 को अगर रिमूव कर दिया जाए तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा। If force F1 is now removed, then acceleration of the particle। अच्छा, तो पहले तो रिमूव करने के पहले की बात कर लेते हैं। रिमूव करने के पहले आप ये समझते हैं कि F1 का जो मैग्नीट्यूड होगा that will be अंडर रूट F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमने F1 को हटा दिया, अब जब हमने F1 को हटा दिया तो सिर्फ ये दोनों बचे। अब जब सिर्फ ये दोनों बचे तो इनका रिजल्टेंट ये है। इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इनका रिजल्टेंट होगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये क्या लिखा हुआ है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ लिखा हुआ है, नेट अनबैलेंस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये मैंने रेफरेंस आपको दे दिया कि इक्वेशन मैंने कहां से लिखी। नेट अनबैलेंस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये आपने खूब पढ़ा, खूब देखा होगा। इस समय नेट फोर्स कितना है, कितना है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। लेकिन ये ऑप्शन में कहीं नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है तो आप कोई दूसरा रास्ता ढूंढिए। तो ये जो आपको फोर्स दिख रहा है वो एटलीस्ट F1 उसके बराबर था, इसलिए यहाँ पर हम F1 रिप्लेस कर देंगे और आ जाएगा ms। सो एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल नाउ विल बी F1 बाई a। इनके सवाल में दो आंसर सही होंगे, यानी कि नहीं ऑप्शन में तो एक ही सही होगा लेकिन इस सवाल में दो आंसर हो सकते हैं। पहला आंसर हो सकता है a इज इक्वल टू अंडर रूट F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर
पर यूनिट मास, और एक और आंसर हो सकता है क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये जो आप देख रहे हैं वो इक्वल टू F1 है, इसलिए इस सवाल का एक आंसर F1/A। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। Mass of 10 kg suspended vertically by a rope from the roof when a horizontal force is applied on the rope at some point. The rope is deviated at an angle of 45 degree at the roof point. If the suspended mass is at equilibrium, the magnitude of force applied is. एक ब्लॉक रोप से हैंग था। अभी क्या किया किसी ने कि कहीं से उसको पकड़ के खींचने लगे, तो जब खींच दिया तो हाँ, जब यहाँ से पकड़ के ऐसे खींचोगे तो ये हिस्सा ऐसे इंक्लाइन कर जाएगा और ये जो लटका हुआ हिस्सा है वो यहीं का वहीं रहेगा। आपने ये फोर्स लगाया तो ये इधर आ गया और जो वर्टिकल था वो वैसे क्या वैसे ही रहेगा। और यहाँ से एंगल इन्होंने हमको दे दिया है, दैट इज एंगल इज एट सम पॉइंट 45 एंगल का 45 डिग्री एंगल। दिस एंगल इज 45 डिग्री। चलिए फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आइए फोर्स की वैल्यू हम जल्दी जल्दी फाइंड करते हैं। ये है बॉडी का वेट mg, 10 किलोग्राम का है तो 10g कर लेते हैं। चलिए 10g। टेंशन के कंपोनेंट करना ज्यादा अच्छा रहेगा, तो टेंशन के कंपोनेंट कर लिए जाए। तो ये एंगल 45, तो ये एंगल भी 45 होगा, तो टेंशन का ये कंपोनेंट t cos 45 और टेंशन का ये वाला जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी t sin 45। और क्योंकि ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में होगा, कहीं कुछ जा तो रहा नहीं है, तो ये f जो होगा वो इसके बराबर होगा। लेकिन पहले मुझे टेंशन फाइंड करना पड़ेगा, तो मैं पहले y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ। इन y डायरेक्शन नेट फोर्स 0 है, हाँ बिल्कुल 0 है, सब पूरा सिस्टम रुका हुआ है। इसका मतलब है कि t sin 45 is equal to f means t is equal to f upon sin 45 यानी कि 1/√2 यानी कि √2f के बराबर, ठीक है ना। और अब आइए हम बात करते हैं x डायरेक्शन में। x डायरेक्शन में f is equal to y डायरेक्शन में t sin 45 is equal to f, तो f t, हाँ t की वैल्यू हम लोगों ने mg y डायरेक्शन में इक्वेशन बनाई है। t sin 45 t cos 45 is equal to mg। आइए दोबारा इक्वेशन बनाते हैं। y डायरेक्शन की इक्वेशन बनानी थी। t cos 45 is equal to 10g means 100, t by √2 is equal to 100, so t is equal to 100 √2 न्यूटन, ठीक है। और अब आ जाइए x डायरेक्शन में इक्वेशन बना लें। इन x डायरेक्शन नेट फोर्स 0 है, हाँ नेट फोर्स 0। y डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0, x डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0। इसका मतलब ये होगा कि f इज इक्वल टू t sin 45, t की वैल्यू आप रखिए, t की वैल्यू 100√2 एंड sin 45 इज 1/√2 से √2 कैंसिल करेंगे 100 न्यूटन, ठीक है ना। एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बीच बीच में कुछ सिंपल क्वेश्चन भी रहेंगे और बीच बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी रहेंगे जिसमें आपको समय लगेगा, सोचना पड़ेगा। तो वहाँ जो समय जाएगा तो कैसे बचेगा, तभी तो जाएगा। तो पेपर का बड़ा बैलेंस है, कुछ में थोड़ा समय लगेगा, कुछ में कोई समय नहीं लगेगा, कुछ आपके बिल्कुल देखे हुए नहीं होंगे और कुछ आपके थोड़े से देखे हुए होंगे। जो देखे हुए होंगे बहुत जल्दी लग जाएंगे, जो कभी कभी देखे हुए क्वेश्चन होंगे वो समय लेंगे आपका। तो एक बैलेंस बना के चलना चाहिए, आपकी धीमे धीमे हैबिट बनेगी। हैबिट ये बनेगी कि आप घबराएंगे नहीं, आप पेशेंस आपका बढ़ेगा, धैर्य आपका बढ़ेगा। 2 क्वेश्चन गलत हो जाने पे एकदम से लड़खड़ा जाना, घबरा जाना, पसीना आने लगना और ये सोचने लगना कि लगता है मेरा पेपर खराब हो जाएगा, ऐसा मत सोचिए। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि आखिरी के 40 से 50 नंबर के बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको तुरंत आ जाने वाले होते हैं, लेकिन जब आप घबरा जाते हैं तो आप वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो इस गलती को कम कीजिए, अपनी गलती को सुधारिए, मतलब कहने का। आगे चलते हैं।
द स्लोप ऑफ मोमेंटम वर्सेस टाइम कर्व गिव्स द एक्सेलरेशन, बिल्कुल गलत हो गया, स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स नॉट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज गिवन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये बिल्कुल सही है। एक्सेलरेशन इज गिवन बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और ये भी गलत हो गया, बिल्कुल दोनों ही गलत हो गए। फिर से उन्होंने यही बात कह दी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, पहले क्या बोला है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि स्लोप को ही बोला इन्होंने, स्लोप के बारे में ही बात की है। इन्होंने कहा है पहले स्टेटमेंट में द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, ये बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। और फिर कह दिया एक्सीलरेशन इज गिवन बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वही बात इन्होंने दोबारा कह दी। अब इन्होंने ये कह दिया कि ए इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गए। तो इफ असर्शन एंड रीजन बोथ आर, डी ऑप्शन डी सही होगा। बात समझ में आ रही है आपको? A particle of mass m is moving in straight line with momentum p start at t बराबर 0. The force F is equal to kT act in the same direction on the moving particle during the time interval t, so that the momentum changes from p to 2p. t टाइम में momentum p से बढ़कर 3p हो गया। Here k is a constant, the value of t, t की वैल्यू हमको बतानी है। t टाइम में momentum p से बढ़कर 3p हो गया और हमें इस t की वैल्यू को फाइंड करना है। तो as we know that the rate of change of momentum with respect to time is equal to force, so we can say that dp is equal to f dt, integration dp is equal to integration f dt, force is equal to kt, टाइम का फंक्शन है फोर्स, इंटीग्रेशन dp, तो तुम लिमिट लगा सकते हो p से लेके 3p तक की इंटीग्रेशन dp। चलिए लिमिट यहीं लगा देते हैं, लिमिट लगा दीजिए, यहीं पे लगा देते हैं। p से लेके 3p की लिमिट है और टाइम की लिमिट 0 से लेके t की लिमिट है, तो ये हो गया मोमेंटम p से लेके 3p तक, और यहाँ पर k को बाहर निकाल लीजिए तो t²/2, और टाइम की लिमिट 0 से लेके t तक, सो इट इज 3p माइनस p को बाहर ले लीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो वी गेट 2p इज इक्वल टू k/2 t², so we can say that t² is equal to 4p/k, so we can say that t is equal to √4p/k, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये सेकंड ए ऑप्शन हो गया। 4 को √4 को आप 2 लिख देंगे और ए ऑप्शन को सही कर लेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल रिलेवेंट क्वेश्चन, कैसे आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन्हीं को रखा गया है। A bullet of mass 20 gram has an initial speed of 1 meter per second just before it start penetrating a mud wall. एक मिट्टी की दीवार है जिस पर बुलेट फायर कर दिया गया है और वो उसमें धंसती चली जा रही है। उसकी इनिशियल स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है और बुलेट का मास 20 ग्राम है, और जब वो अंदर धंसती है तो उस पर एक रिटार्डिंग फोर्स लगता है जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है। तो जब वो बुलेट इस वॉल को पार करेगी तो बुलेट की वेलोसिटी क्या होगी, हमको ये बात फाइंड करनी है। तो पहले हम रिटार्डेशन फाइंड करेंगे रिटार्डिंग फोर्स की हेल्प से। तो A इज इक्वल टू F/m, so F is equal to 2.5 into 10 to the power minus 2 and mass is 20 gram, 10 to the power minus 3, so this will be 0, ये कैंसिल हो गया और ये आ गया 2.5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ रिटार्डेशन की वजह से क्या होगा, इसकी वेलोसिटी लगातार कम होती जाएगी, तो u² माइनस 2as, तो u² इज इक्वल टू 1 हो गया माइनस 2, a की वैल्यू 2.5/2 कैंसिल कर देना अभी, और s इज इक्वल टू 20 और सेंटीमीटर को वी कैन कन्वर्ट इनटू मीटर, ये हो गया और ये रिजल्ट आ गया आपका ऑप्शन डी सही होगा 0.7। तो ये बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन, आप आराम से इसको कर सकते हैं, सॉल्व कर लेंगे इसको, बढ़िया क्वेश्चन है बिल्कुल। In the figure 2, identical particle each of mass m are tied together with an end string. This is pulled at its center with a constant force F.
if the whole system lies on a smooth horizontal plane, then the acceleration of each particle towards each other. पार्टिकल्स का एक दूसरे की तरफ एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है. आइए, ये एक रोप है और इसके एंड पर दो पार्टिकल्स बांध दिए गए हैं और F फोर्स से इसको खींचा जा रहा है. दिस एंगल इज 30 डिग्री, अपर एंड लोअर बोथ 30 डिग्री एंड मासेस आर सेम मास के. ठीक है ना. तो क्वेश्चन है कि जब इसको हम खींचेंगे तो ये दोनों मासेस कितने एक्सीलरेशन से एक दूसरे की तरफ आएंगे. ये पूरा सिस्टम एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है. ठीक है ना. बोर्ड पे ऐसा आपको वर्टिकल दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर बोर्ड ऐसे होता तो ये पूरा सिस्टम आपको दिखता है कि ये रस्सी है यहाँ पे जुड़ी हुई है और यहीं पर फोर्स लगा के खींचा जा रहा है. ठीक है ना. तो हमें इन दोनों का एक्सीलरेशन टुवर्ड्स ईच अदर फाइंड करना है. आइए, रस्सी में टेंशन T होगा और सिमेट्री होने की वजह से टेंशन सेम होगा. तो टेंशन के कंपोनेंट करके देख लिए जाए तो टेंशन का ये कंपोनेंट T cos 30 और ये कंपोनेंट T sin 30. इस टेंशन का भी ये कंपोनेंट T cos 30 और ये कंपोनेंट T sin 30. और क्योंकि रस्सी मासलेस है तो यहाँ पर क्योंकि कोई मास नहीं है, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर कोई मास नहीं है, मतलब फॉरवर्ड फोर्स इज इक्वल टू बैकवर्ड फोर्स. या आपको इक्वेशन बनानी है तो इक्वेशन बना सकते हैं. देखिए, इस पॉइंट को हमने P मान लिया. हाँ, इसको P मान लिया तो एट P F माइनस 2T cos 30 इज इक्वल टू MA है ना. और F माइनस 2T cos 30 मीन्स √3/2 इज इक्वल टू MA. M 0 है इसलिए, हाँ, इस पॉइंट P का M है नहीं, कोई M नहीं है. सो वी गेट F इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल करने के बाद √3/T. ठीक है ना. तो यहाँ से हमको T की वैल्यू मिल जाएगी F/√3. ठीक है. और अब आ जाइए इस मास के बारे में. आइए इसके कंपोनेंट करते हैं. टेंशन के कंपोनेंट करिए. आप दिखाई पड़ रहा है ठीक से. चलिए, तो ये एंगल 30 डिग्री होगा तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा. और ये, चलिए, हाँ, ये एंगल 30 डिग्री. तो टेंशन का ये कंपोनेंट T cos 30 और ये वाला कंपोनेंट T sin 30 है ना. और टेंशन ये 30 तो ये एंगल भी 30 होगा. तो ये होगा T cos 30 और ये वाला कंपोनेंट होगा T sin 30. ठीक है भाई, समझ में आ रहा है. तो आइए, चाहे A को सॉल्व कर लीजिए, चाहे B को सॉल्व कर लीजिए, किसी भी A को सॉल्व कर लीजिए, किसी भी A का एक्सीलरेशन निकाल लीजिए. वही पूछा गया है. तो इसका एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा? इन y डायरेक्शन. अगर हम इसको x माने तो इसको y मान लें. तो इन y डायरेक्शन F इज इक्वल टू MA यानी कि T sin 30 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. T की वैल्यू को पुट करें. T की वैल्यू दैट इज द F/√3 and sin 30 is equal to 1/2 is equal to MA. So A is equal to F upon 2√3m है ना. F upon 2√3 F upon वो लिखिएगा F upon 2√3m. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन. Bullet of 4 gram mass fired from the gun of mass 4 kg. If the bullet moves with muzzle velocity of 550 meter per second, the impulse imparted to the gun and velocity of recoil of gun are क्या होगा. ठीक है. एक बुलेट है 4 ग्राम की मास की, उसको फायर किया जाता है फ्रॉम अ गन ऑफ मास 4 kg. A bullet moves with muzzle speed of 50 meter per second. The impulse imparted to the gun. गन का इम्पल्स कितना होगा? गन पर इम्पल्स कितना होगा? ठीक है ना. आइए, चेंज इन मोमेंटम को कहते हैं हम लोग इम्पल्स. तो सबसे पहले कंजर्वेशन मोमेंटम लगा लें. P initial is equal to P final. So P initial 0 and this is m into v or capital M into v. So we can say that capital M into v is equal to m into v. ठीक है ना. M into u.
ओके, m इंटू यू, ये बुलेट की वेलोसिटी है, ठीक है। ये गन का डायग्राम मैंने बना दिया है, और इससे बुलेट पहले पूरा सिस्टम रुका हुआ था, और उसके बाद ये बुलेट निकल रही है वेलोसिटी u से, तो गन पीछे की तरफ जा रही है वेलोसिटी v से, और हम पहले इस v को फाइंड कर लेना चाह रहे हैं। सो v इज इक्वल टू m u बाई कैपिटल M। So here we can see that mass of bullet is 4 gram converted into kilogram, and u is the 50 meter per second, and capital M is 4 kilogram. So 4 से 4 cancel हुआ, और this we get 5 into 10 to the power minus 2 meter per second। दी है मदर वेलोसिटी 0.05 भी कह सकते हैं इसको हम, 0.05 मीटर पर सेकेंड। ये है रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन, मीटर पर सेकेंड। ये लिखा हुआ है 0.05 यहाँ भी है, 0.05 यहाँ भी है, तो ऑप्शन हमें चॉइस करना पड़ेगा। तो आइए इम्पल्स की बात करें। इम्पल्स ऑफ गन यानी चेंज इन मोमेंटम, यानी कि मास बाहर ले लेंगे, एंड v2 माइनस v1, तो m इंटू v, और इनिशियल वेलोसिटी 0 गन और बुलेट दोनों पहले रुके हुए थे, और बाद में गन पीछे भागती है, तो बाद वाली वेलोसिटी v हो गई जो हम निकाल चुके हैं, और ये हो गया। इसका मास कितना है बताइए, 4, और v की वैल्यू अभी भी हम लोगों ने निकाली है 0.05। सो दिस बिकम 20 एंड 2 डिजिट के बाद डेसिमल, ये हो गया इम्पल्स आ गया न्यूटन सेकेंड। इसकी यूनिट हमें लिख दी है, यहाँ पर हमने F बराबर ma के हिसाब से लिखा हुआ है, P बराबर mv के हिसाब से लिखा हुआ है, mv यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो ये हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। बी ऑप्शन 0.2 इम्पल्स है, और 0.05 रिक्वायर्ड वेलोसिटी है। ऑप्शन बी अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। असर्शन रीजन, फिर आगे एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जब कोई बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड होती है तो ये एंगल ऑफ रिपोज होता है, और इस समय फ्रिक्शन लग रहा होता है पीछे की ओर। ये जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, जस्ट अबाउट टू स्लाइड सिचुएशन में लिमिटेड फ्रिक्शन हाथ लगने वाला है, ये लिमिटेड फ्रिक्शन है। और ये देखिए ये नॉर्मल रिएक्शन है, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये देखिए, दिस इज टोटल रिएक्शन एंड दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना, एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। और अल्फा और लैम्डा एक दूसरे के हमेशा बराबर होते हैं। कि क्यों बराबर, क्योंकि हम जानते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू एज वेल एज tan लैम्डा आल्सो इज इक्वल टू म्यू, सो अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। व्हेन द बॉडी, मैंने तुमको ये बताया कि इस समय बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, और जब जस्ट अबाउट टू स्लाइड होती है तो अल्फा और लैम्डा आपस में बराबर होते हैं। लैम्डा क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन और टोटल रिएक्शन के बीच के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, या एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी हम लोग इसको बोलते हैं, और इसकी वैल्यू हमेशा आपस में बराबर होती है। रीजन लिखा है व्हेन द बॉडी इज जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन दिस स्टेज इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन जो नीचे लिखा हुआ है वो इसे एक्सप्लेन कतई नहीं कर रहा। ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है, ये जो सेंटेंस है वो इस सेंटेंस को कतई एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ये अपने आप में एक इंडिविजुअल सेंटेंस है, और ये अपने आप में एक इंडिविजुअल सेंटेंस है, ठीक है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, बोथ करेक्ट बट नॉट एक्सप्लेनिंग, ऑप्शन बी होगा। particle of mass m1 initially at rest is acted upon by a variable force f, और ये f समय के साथ बदल रहा है, ओके, तो बदल रहा है, और being to move with the velocity u under the force after the force stops acting, f is shown in the graph as a function of time, the curve is a semicircle। तो पूछा क्या गया है, अच्छा u की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, so we can say that dE is equal to f dt,
इंटीग्रेशन dp इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f dt, और इंटीग्रेशन dp का मतलब हो गया p2 माइनस p1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f dt, और p2 माइनस p1 का मतलब हो गया m v2 माइनस v1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f dt। और यहाँ पर आप देखेंगे कि m, ठीक है ना, और इसकी जो पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई है बाद में वो u है, जबकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी इनिशियली एट रेस्ट, और फाइनली इसकी वेलोसिटी बिकम u। तो और इसे कहते हैं हम लोग एरिया ऑफ ft ग्राफ, है ना। इंटीग्रेशन f dt को बोलते हैं एरिया ऑफ ft ग्राफ। सो वी कैन से दैट mu इज इक्वल टू, सेमी सर्किल है तो पाई आर स्क्वायर पाई r1 r2 और उसका हाफ होगा। आप जानते हैं ना कि जब ग्राफ में एरिया निकालते हैं सर्किल का तो r1 ये इधर लेते हैं, r2 ये लेते हैं, मतलब दोनों बार यही r या यही r नहीं लेते, एक r1 लेते हैं, एक r2 लेते हैं। और y2 क्यों किया है? क्योंकि फुल सर्किल नहीं बल्कि सेमी सर्किल है, ठीक है ना। सो वी कैन से दैट mu is equal to pi r1 is t by 2 and r2 is f naught, हाँ दिस इज r1 is t, हाँ टोटल t का आधा t by 2 and r2 is f naught, तो ये m नीचे आ जाएगा और साथ में नीचे एक 2 ऑलरेडी ये वाला 2 भी लगा हुआ है। सो दिस इज पाई f naught t by 4। मास को नीचे ले आइए, मास को नीचे ले आने से हमको u की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब u इज एक्चुअली फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड फाइनल वेलोसिटी इज u, और हमें यही u फाइंड करना है। सो वी गेट द रिजल्ट पाई f naught t by 4m, ठीक है ना। बढ़िया सवाल है, पाई f naught t by 4m, बिल्कुल बढ़िया। Assertion: the acceleration of body down a rough inclined plane is greater than acceleration due to gravity। कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रफ इंक्लाइंड प्लेन पे जब कोई बॉडी नीचे आती है तो उसका एक्सीलरेशन g से ज्यादा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका एक्सीलरेशन क्या होता है ये आप बताइए मुझको। उसका एक्सीलरेशन होता है g sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये होता है रफ इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे आते वक्त एक्सीलरेशन का फार्मूला। तो ये गलत हो गया, और अब आ जाइए रीजन में। असर्शन तो गलत हो गया, रीजन में आ जाइए। द बॉडी इज एबल टू स्लाइड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन ओनली व्हेन इट्स एक्सीलरेशन इज ग्रेटर देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऐसा कोई फंडा नहीं है कि जब उसका एक्सीलरेशन ग्रेविटी के एक्सीलरेशन से ज्यादा होगा तभी वो नीचे स्लाइड करना शुरू करेगा। एक्चुअली वो नीचे स्लाइड करना तब स्टार्ट करेगा जब बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस में से ये फोर्स जो कि अलोंग द प्लेन होता है mg sin थीटा, वो बड़ा हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तब बॉडी स्लाइड होना स्टार्ट करेगी। यानी कि mg sin थीटा शुड बी ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब म्यू एन। तो ये रूल है, तो ना ये सही है ना ये सही है। इन्होंने यहाँ पर क्या गलती कर दी, इन्होंने ये कह दिया कि बॉडी तभी नीचे सरकना शुरू करती है जब उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज्यादा हो जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बॉडी नीचे सरकना तब शुरू करती है जब ये फोर्स इस फोर्स को एक्सीड कर जाता है, देन स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है और तब हम एक्सीलरेशन की इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है इनके, ऑप्शन डी होगा। अच्छा क्वेश्चन था, इस डायग्राम में पूछा जा रहा है कि किस केस में सबसे ज्यादा इंपल्स डेवलप होगा। तो आप देख रहे हैं कि इंपल्स यानी कि चेंज इन मोमेंटम जो कि इंटीग्रेशन एफ डी टी होता है। इंटीग्रेशन एफ डी टी का मतलब होता है एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ। तुमको ये देखना है कि किस केस में एफ टी ग्राफ का एरिया ज्यादा है। तो आइए पहला केस देख लेते हैं भाई, पहला केस देख लेते हैं। इसमें एरिया क्या होगा, एरिया विल बी इक्वल टू 1 इंटू 0.25 यानी कि 0.25। सेकंड चेक कर लेते हैं, चलिए सेकंड चेक करिए। सेकंड में क्या होगा देखिए, सेकंड में एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इज 2
and height is 0.3, so this get 0.3. थर्ड एरिया चेक करें तो 1/2 बेस इंटू हाइट 1 इंटू 1 से इट इज 0.5. एंड फोर्थ ग्राफ चेक करें, ट्रायंगल है इसलिए 1/2 बेस 1 and height 1 it is also 1/2, it is 0.5. सो थर्ड और फोर्थ केस में एरिया सबसे ज्यादा है और इक्वल भी है, इसलिए थर्ड और फोर्थ केस में इंपल्स सबसे ज्यादा होगा. तो थर्ड एंड फोर्थ मींस ऑप्शन सी सही है. अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और अब आ जाते हैं, देखिए, a block of mass 2 kg rests on a rough inclined plane making an 30 degree with the horizontal. The coefficient of static friction between the block and plane is 0.7. The friction force on the block is. A block of mass 2 kg rests on a rough inclined plane making an angle 30 degree with the horizontal. The coefficient of static friction between the block and the plane is 0.7. The friction force acting on the block. देखिए, जब ब्लॉक रेस्ट में होता है तो फ्रिक्शन फोर्स ट्रैक्टिव फोर्स के बराबर होता है. ब्लॉक चला नहीं है ना, तो बताइए ट्रैक्टिव फोर्स क्या है? mg sin थीटा है. और ब्लॉक रेस्ट में है, तो जब ब्लॉक रेस्ट में है तो यहां पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो इस के बराबर होगा. ये और ये बराबर होंगे तभी तो ब्लॉक रुकेगा, यानी कि फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है mg sin थीटा को. अगर वो बैलेंस कर रहा है mg sin थीटा, ये हो गया 2, इट इज 10 और ये हो गया sin 30. ये कट गया कितना आ गया बताइए? 10 न्यूटन. इतनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अब आप कहेंगे आपने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का तो इस्तेमाल ही नहीं किया. हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का इस्तेमाल तब करते जब ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड होता और तब फ्रिक्शन पूछते, तो भी हम उसको mg sin थीटा से ही बैलेंस करते. और जब ब्लॉक स्लाइडिंग स्टार्ट कर देगा तब हम काइनेटिक फ्रिक्शन की मदद से हम एक्सीलरेशन की इक्वेशन बनाएंगे. जब ब्लॉक रुका हुआ है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है. फॉरवर्ड फोर्स इज इक्वल टू बैकवर्ड फोर्स. समझ गए बात को? मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ब्लॉक रुका हुआ है तो आपको सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. आप कहते हैं कि फॉरवर्ड फोर्स इज इक्वल टू बैकवर्ड फोर्स और कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. इस क्वेश्चन में लोग बहुत दिमाग लगा देते हैं, ये बात मुझे अच्छी तरह मालूम है, ठीक है. लेकिन आप एक लाइन ध्यान रखिए, अगर ब्लॉक रेस्ट में है या स्लाइड होने ही वाला है, दोनों ही कंडीशन में फॉरवर्ड फोर्स इज इक्वल टू बैकवर्ड फोर्स होता है, ठीक है. और जब ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है तो हम लोग एक्सीलरेशन की इक्वेशन बनाते हैं. दिस फोर्स, खींचने वाला फोर्स माइनस खींचने से रोकने वाला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये फंडा तुम्हारे काम आएगा. अगर कोई ब्लॉक किसी सरफेस पर रुका हुआ है, खींचा जा रहा है लेकिन तब भी वो रुका हुआ है, इसका मतलब है फॉरवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू बैकवर्ड फोर्स. Next question. A body of mass m rests on horizontal surface. The coefficient of friction between the body and the surface is mu. If mass is pulled by a force P force से खींचा जा रहा है as shown in the figure, the limiting friction between body and surface will be. Limiting friction हमसे पूछा गया है. Limiting friction पूछा गया है between the body and the surface is mu. If the mass is pulled by force P as shown in the figure, the limiting friction between the body and the surface. बढ़िया. चलिए पहले आप फोर्स के कंपोनेंट कर लीजिए जिससे कि हम नॉर्मल रिएक्शन को निकाल पाए. ये P है, ये एंगल 30 डिग्री है, 30 डिग्री है. P का ये कंपोनेंट P cos 30 डिग्री और ये कंपोनेंट P sin 30 डिग्री. P sin 30 degree, block का weight mg and contact force normal reaction, and this is limiting friction. ठीक है ना? रेस्ट लिखा हुआ है ना? चलिए पहले क्वेश्चन बनाइए. वाई डायरेक्शन में इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग. लिमिटिंग फ्रिक्शन पूछ लिया, इसका मतलब है कि ब्लॉक रेस्ट में है लेकिन बस वो चल नहीं
वाला है ना, तो n प्लस ई साइन 30 यानी कि अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स यानी कि mg, y डायरेक्शन में नेट फोर्स 0, ठीक है। सो n प्लस p बाई 2 इज इक्वल टू mg, सो वी कैन से दैट n इज इक्वल टू mg माइनस p बाई 2, ठीक है। अब आ जाइए x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0, ब्लॉक चल नहीं रहा है, बस चलने ही वाला है लेकिन चल नहीं रहा, ठीक है ना, यानी कि फॉरवर्ड फोर्स इज इक्वल टू बैकवर्ड फोर्स, तो सो P cos 30 इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू n एंड म्यू n इज इक्वल टू mg माइनस p बाई 2 एंड दिस इज P cos 30 अंडर रूट 3 बाई 2, ठीक है। तो हमें किस चीज की वैल्यू बतानी है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू। द मास इज पुल्ड बाय द फोर्स P एज शोन द फिगर, द लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड सरफेस विल बी इक्वल टू। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम क्यों ओपन करें, वाई डायरेक्शन में हम लोग इक्वेशन देखिए बना चुके हैं। वाई डायरेक्शन में जो इक्वेशन है वो है, दिख रहा है, मैं ये देखने आऊंगा आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। हाँ, वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स 0, n प्लस पी साइन 30 इज इक्वल टू mg, सो n प्लस p बाई 2 इज इक्वल टू mg, सो n इज इक्वल टू mg माइनस p बाई 2। वाई डायरेक्शन की इक्वेशन बन चुकी है और अब x डायरेक्शन की इक्वेशन हम लोग बनाने। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू देखिए जरा, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू, आप जानते हैं म्यू n होता है ना, तो म्यू और n की वैल्यू आप पहले ही फाइंड कर चुके हैं, mg माइनस p बाई 2, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। x डायरेक्शन में फोर्स बैलेंसिंग भी की जा सकती थी, लेकिन पूछ ही क्या लिया, पूछ लिया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन बताइए। हमने पहले नॉर्मल रिएक्शन क्यों निकाला, क्योंकि हम जानते थे कि नॉर्मल रिएक्शन निकालने के बाद ही हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल पाएंगे, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो म्यू इंटू n होता है, मतलब म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो पहले हम लोगों ने वाई डायरेक्शन की इक्वेशन बनाकर नॉर्मल रिएक्शन को डिफाइन कर लिया और अब हमने इसकी हेल्प से लिमिटिंग फ्रिक्शन को फाइंड कर लिया, ठीक है। अच्छा सवाल था। चलिए, a block kept on a rough inclined plane as shown in the figure remains at rest up to a maximum force of 2 Newton down. अच्छा, उसके बाद the maximum external force up the inclined plane that does not move the block is 10 Newton, ठीक है। The coefficient of static friction between the block and the plane is, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू पूछी गई है। सवाल अच्छा है भाई, आइए इसकी दोनों सिचुएशन को हम यहां पर बनाएं। एटलीस्ट क्वेश्चन में दो सिचुएशन है और दोनों को हमें अलग अलग हैंडल करना पड़ेगा। पहली सिचुएशन ये है कि ब्लॉक पर जब हम 2 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लगाते हैं तो ये सरकने ही वाला होता है, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन ये है, हाँ, उसी जगह पर, उसी इंक्लाइन प्लेन पर वही ब्लॉक भी है, और जब हम 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ लगाते हैं तो ये जस्ट अबाउट टू स्लाइड अप होता है। 2 न्यूटन का नीचे लगाते हैं तो नीचे सरकने वाला होता है, 10 न्यूटन का ऊपर लगाते हैं तो ऊपर सरकने वाला होता है। तो हमें म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि हमें यहाँ पर एक इक्वेशन और यहाँ पर एक इक्वेशन बनाकर ही हम म्यू की वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ mg साइन थीटा लगता ही लगता है ना, और ये नॉर्मल रिएक्शन जैसा कि आप जानते ही होता है। ये mg का कंपोनेंट mg cos थीटा होता है, और नीचे सरकने ही वाला है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन किधर होगा, ऊपर होगा। सरकने ही वाला है यानी कि हम इक्वेशन अगर बनाएंगे तो बनाएंगे mg sin थीटा, थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, 30 डिग्री दी हुई है, तो हम एंगल को लेकर चलते रहे तो ज्यादा। चलिए, अच्छा, mg sin थीटा, mg sin थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब FL
लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब FL हो गया, FL का मतलब हो गया म्यू एन, और म्यू एन का मतलब हो गया, म्यू तो लाना ही पड़ेगा भाई, म्यू एन का मतलब हो गया म्यू mg cos थीटा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने एक इक्वेशन बना ली है, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू, हम इसको उधर ले जाएं तो ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हाँ, टू को यही रहने दें और इसको उधर लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ म्यू mg cos थीटा और माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू 2। ये पहली इक्वेशन हमारी है। म्यू हमको फाइंड करना है। दिक्कत इस बात की हो रही है कि मास नहीं दिया हुआ है ना, इस बात की दिक्कत हो रही है। मास दे दिया गया होता तो हम इसी इक्वेशन से, क्योंकि थीटा तो हमको मालूम ही है, हमें केवल मास मालूम हो जाता है, जी तो हम रखते ही हैं 10 के बराबर, 2 हमको दिया ही हुआ है तो तुरंत मालूम हो जाता है। लेकिन दिक्कत ये कि मास नहीं मालूम, तो पहले हम लोग मास को फाइंड करने की कोशिश करें, उसके बाद हम आगे काम करेंगे। आइए इस डायग्राम पर ध्यान दें। 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगा दिया, नीचे की तरफ mg sin थीटा लगता ही है हमेशा, ठीक है ना, और लिमिटिंग फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा क्योंकि भाई ब्लॉक ऊपर की तरफ जाने वाला है। ये कंपोनेंट आप अच्छी तरह जानते हैं, mg का कंपोनेंट है mg cos थीटा, और ये रहा नॉर्मल रिएक्शन है। चलिए तो अब इक्वेशन बनाते हैं अलोंग द प्लेन। ये तो मालूम है हमको कि ये फोर्स इसके बराबर है, तो इधर इक्वेशन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अलोंग द प्लेन ही बना काम चला लीजिए। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन और प्लस mg sin थीटा इज इक्वल टू 10 न्यूटन है ना, यानी कि म्यू n यानी कि mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा इज इक्वल टू 10। ठीक है ना, तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि पहले हम लोग क्या करवा लें, पहले हम mg म्यू वाले को कैंसिल करवा लें। ठीक है ना, तो हम लोगों ने क्या किया कि 1 और 2 को माइनस कर दिया। तो माइनस करने से क्या फायदा हुआ कि ये टर्म कैंसिल हो गया और ये टर्म जुड़ गया, यानी कि 2mg माइनस का 2mg sin थीटा इज इक्वल टू माइनस का 8। तो माइनस से माइनस और sin 30 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 10mg की वैल्यू रख दी हमने इज इक्वल टू 8, सो वी गेट m इज इक्वल टू 4/5 किलोग्राम। तो मास हमको मालूम हो गया, इससे ज्यादा हमको कुछ चाहिए नहीं। अब हम मास की वैल्यू को कहीं भी रख देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। आइए मास की वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन 1 में ही रख देते हैं। चलिए पुट इन 1, आइए 1 में रख देते हैं। ठीक है ना, तो म्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, m की वैल्यू 4/5, ठीक है ना, g की वैल्यू 10, cos 30 √3/2, आगे बढ़िए, माइनस m की वैल्यू 4/5, g की वैल्यू 10, sin 30 मीन्स 1/2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमारे रिजल्ट इस प्रकार से बन गए हैं। तो म्यू हमें फाइंड करना है और 2 से हम इसे कैंसिल करके थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से इसे कैंसिल करके सिंप्लीफाई करेंगे, तो 4/3 म्यू ठीक है, 4/3 म्यू माइनस 5 to 10, 4 is equal to 2, 4√3 म्यू is equal to 6, so म्यू is equal to 6 upon 4√3 means 3/2/√3। तो √3 काटने पे जब आएंगे तो √3/2, दिस इज द प्रॉपर रिजल्ट, आंसर विल बी बी। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, भगाऊ क्वेश्चन था। मुझे लगता है कि काफी लोग इसको गलत कर दिए होंगे, और आपको मैं दोबारा बताता हूँ। पहली बात तो इस क्वेश्चन में ये डायग्राम जो बना हुआ है, ये
दो पार्ट में समझना है। इसका मतलब ये है कि जब देखो ये फोर्स फर्म है और ये फोर्स डॉटेड है, यानी कि पहले ये लगाया गया और बाद में ये लगाया गया, एक साथ दोनों नहीं लगाया गया। और क्वेश्चन में ये बात बिल्कुल क्लियर भी है, डायग्राम में दोनों फोर्स दिखाए गए हैं लेकिन इस फोर्स में डॉटेड है, यानी कि और ये फर्म है। फर्म का मतलब है ये काम पहले किया गया और बाद में ये काम हटाकर ये काम किया गया। तो क्वेश्चन है कि पहले जब हम 2 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लगाते हैं तो ब्लॉक नीचे की तरफ सरकने ही वाला होता है। जब हम 2 न्यूटन का फोर्स वहां से हटा देते हैं और 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ लगाते हैं तो ब्लॉक ऊपर की तरफ सरकने वाला होता है। तो म्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इस डायग्राम को देखकर मैंने ये इक्वेशन बनाई, इस डायग्राम को देखकर मैंने ये इक्वेशन बनाई। हाँ, ये इक्वेशन ये बन गई इस डायग्राम को देख के, ये बन गया इसको डायग्राम को देख के। फिर हमको मास ना मालूम होने की वजह से हमने 1 और 2 को सेपरेट कर दिया और m की वैल्यू निकाल के फिर 1 में रख दिया, तो m की वैल्यू बड़ी आसानी से सॉल्व हो गई। A block of mass m slide along the floor while a force of magnitude F is applied to it slides along the floor. Angle theta है. The coefficient of kinetic friction is mu k. Then the block's acceleration a is given by block का acceleration निकालना है. तो mg वगैरह लगा लीजिए, नॉर्मल एक्शन लगा लीजिए। फोर्स के दो कंपोनेंट करने चाहिए आपको। फोर्स के दो कंपोनेंट क्यों करने चाहिए? क्योंकि हम एक इक्वेशन बनाएंगे अलोंग द प्लेन और एक इक्वेशन बनाएंगे प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये एफ कॉस थीटा और ये एफ साइन थीटा, फोर्स के दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। और ब्लॉक आगे की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा। तो पहली इक्वेशन बना लीजिए परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है ना। n प्लस f sin theta is equal to mg, so we can say that n is equal to mg minus f sin theta। और अब आ जाइए along the plane, प्लेन के along जरा इक्वेशन बनाए। तो प्लेन के along इक्वेशन बनाएंगे तो आ जाएगा f cos theta minus friction is equal to mass into एक्सीलरेशन f cos थीटा और माइनस फ्रिक्शन फोर्स यानी कि म्यू n, और n की जगह पर mg माइनस f sin थीटा, n की वैल्यू को हमने रख दिया है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास को नीचे ले आइए। जब मास को नीचे लेकर आएंगे तो आप पाएंगे क्या आ रहा है, आप देख के बोलिए जरा क्या आ रहा है, देख के बोलिए a। हाँ, मास को नीचे लेकर जाइए तो ये तभी तो आएगा जब मास यहाँ से हटा के नीचे ले जाओगे। तो a इज इक्वल टू f बाई m cos थीटा। और आगे बढ़िए भाई, आगे बढ़ो। तो माइनस और उसके बाद म्यू बाई m भी लिख सकते थे, लेकिन ये m को अंदर ले गए, ऑप्शन में m को अंदर ले गए। तो जब अंदर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा g, और जब यहाँ ले जाएंगे तो बचेगा f बाई m और साथ में साइन थीटा। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ऐसे भी लिख सकते थे कि m को नीचे ले जाते तो पूरे में अपॉन m कर देते, या यहाँ अपॉन m कर देते और यहाँ अपॉन m कर देते, लेकिन ये m को नीचे लेकर जब आए तो यहाँ पर तो लेकर आया, ठीक है। और जब यहाँ लेकर आए तो अंदर लेके चले गए। तो जब अंदर गया तो ये हट गया, g बच गया और यहाँ पर f बाई m आ गया। सवाल बिल्कुल सिंपल है, देखने में बड़ा सा अजीब सा लग रहा है जैसे बड़ा कठिन क्वेश्चन होगा। कुछ लोगों ने हो सकता है इस क्वेश्चन को इसलिए छोड़ दिया हो क्योंकि इसमें ऑप्शन बड़ा लिखा हुआ है, जबकि ये क्वेश्चन वाकई में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। एक पाइप है जिसमें पानी बहता है और फिर 90 डिग्री पर पाइप मुड़ जाने की से पाइप मुड़ जाने की से वाटर भी यहाँ पे मुड़ जाता है। और ऐसे में क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है। भाई पानी अगर एकदम सीधे जाता जाए तो कोई चेंज इन मोमेंटम नहीं होगा, लेकिन अगर पानी सीधे जाके मुड़ जाएगा 90 डिग्री पर तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। और जहां चेंज इन मोमेंटम होगा वहां फोर्स डेवलप हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन है कि जब पानी पाइप से मुड़ेगा तो पाइप में चेंज इन मोमेंटम होगा, तो पाइप में एक फोर्स आ जाएगा, तो पाइप वहां से चलने लगेगा, थोड़ा सा हिलने लगेगा, मतलब वाइब्रेट करने लगेगा, हल्का सा इधर या इधर शिफ्ट होने लगेगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि पाइप को शिफ्ट होने से, डिस्प्लेस होने से रोकने के लिए हमें पाइप पर कितना
फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे। तो चेंज इन मोमेंटम दैट इज कॉल्ड P2 माइनस P1। ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म में करके फिर मॉड ले लेंगे बाद में। जब सवाल थोड़ा सा अच्छा हो जाए तो वेक्टर फॉर्म में ले लेना चाहिए, अगर सिंपल चल रहा हो तो मैग्नीट्यूड फॉर्म पे काम चलाना चाहिए। तो वी कैन से दैट P2 इज इक्वल टू P j कैप एंड P1 इज इक्वल टू P I कैप। हाँ, P2 j कैप और P1 I कैप। ठीक है, इसको हमने x माना, इसको हमने y माना, तो ये x हो गया और ये y और ये माइनस y। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लिखा, किया, समझा। तो P I कैप माइनस P j कैप, ये आपका P2 माइनस P1। पहले वाटर ऐसे गया फिर ऐसे हो गया, तो ये P2 है और ये P1 पानी का मोमेंटम है। तो बताइए मॉड कैसे लेंगे? मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2p हो गया, है ना, चेंज इन मोमेंटम। अब बताइए फोर्स कैसे निकालते हैं? फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, है ना। तो चेंज इन मोमेंटम तो हमने निकाल लिया अंडर रूट 2p, और टाइम वगैरह देखते हैं भी कैसे क्या करना है। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। मास, we can say that mass is equal to volume into density upon time, और ये रहा velocity। अब आपको पता होगा कि वॉल्यूम पर सेकेंड, जो पाइप में पानी बहता है उसका वॉल्यूम पर सेकेंड कितना वॉल्यूम बहता है बताइए? A इंटू वी, है ना, A इंटू वी मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये वॉल्यूम फ्लोट पर सेकेंड का फार्मूला होता है। तो वी कैन से दैट अंडर रूट टी, और वॉल्यूम पर सेकेंड की जगह पर हम लिखेंगे AV, और आगे है रो, हाँ ये रो और ये V भी है, तो पूरा पूरा कितना गया? अंडर रूट 2 रो AV स्क्वायर। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जिसमें एक पाइप में बहता हुआ पानी, पाइप के 90 डिग्री मुड़ जाने की वजह से वो पानी भी 90 डिग्री मुड़ जाता है, और ऐसा होने पर चेंज इन मोमेंटम होता है। और क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोग फोर्स कहते हैं, इसलिए पाइप पर एक फोर्स डेवलप होगा, इसलिए पाइप को डिस्प्लेस होने से रोकने के लिए हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा, और वही फोर्स हमको फाइंड करना था। A block of mass m is placed on a smooth wedge inclined plane. The whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge. The force exerted by the wedge on the block. Force exerted by the wedge on the block. wedge ने ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाया, मतलब कांटेक्ट फोर्स पूछा जा रहा है। ठीक है, आइए इक्वेशन बनाना शुरू करें। mg sin थीटा along the plane होता है ना, और इस तरफ क्या होता है बताइए? mg cos थीटा होता है, और फ्रिक्शन वगैरह इस सवाल में नहीं है, और ये रहा नॉर्मल रिएक्शन। और क्योंकि इसको वेज पर रखकर वेज एक्सीलरेटेड है, तो वेज एक्सीलरेटेड होने की वजह से हम वेज पर ही बैठकर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो ऐसा करने के लिए हमको सीडो फोर्स लगाना पड़ेगा ma, इसको अगर हम a नॉट कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ma नॉट। ठीक है ना, और हमें ma नॉट के भी कंपोनेंट करने पड़ेंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हुआ, तो ये होगा ma नॉट cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होगा ma नॉट sin थीटा, है ना। और क्योंकि ब्लॉक वेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, इसलिए हम कहेंगे, यहां बैठकर हम कहेंगे अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, मीन्स ma नॉट cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। मास से मास कैंसिल करेंगे, और a नॉट की वैल्यू आएगी g tan थीटा, यानी कि हमने नीचे वाले वेज का एक्सीलरेशन फाइंड कर लिया। अब आ जाइए y डायरेक्शन में ब्लॉक को देखते हैं। अलोंग द प्लेन सॉल्व किया गया, और अब प्लेन के परपेंडिकुलर टू द प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन जो कि हमको फाइंड करना है, विल बी इक्वल टू mg cos थीटा
प्लस एम ए नॉट साइन थीटा, ठीक है ना, एम ए नॉट साइन थीटा जी टेन थीटा टेन थीटा मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर हम कॉस थीटा को एलसीएम में डाल दें तो यहाँ पर एम जी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एम जी साइन स्क्वायर थीटा, है ना, एम जी को हम कॉमन ले लें तो अंदर 1 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा एम जी अपॉन कॉस थीटा। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एम जी अपॉन कॉस थीटा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन था कि ये जो नीचे वाली बॉडी है वो ऊपर वाली बॉडी पर कितना फोर्स लगा रही है। तो नीचे वाली बॉडी ऊपर वाली बॉडी पर हमेशा कांटेक्ट फोर्स लगाती है, जिसे हम लोग कहते हैं टोटल रिएक्शन और नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ फ्रिक्शन ना होने की वजह से हम कांटेक्ट फोर्स को टोटल रिएक्शन नहीं बोलेंगे, बल्कि हम कांटेक्ट फोर्स को बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन। जब फ्रिक्शन लगता है, जब फ्रिक्शन भी प्रेजेंट होता है तो कांटेक्ट फोर्स को बोलते हैं टोटल रिएक्शन, और जब फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता होता है, यानी कि जब सरफेस स्मूथ होती है, तो कांटेक्ट फोर्स को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। एक एलिवेटर नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है और क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फोर्स विच ए एक्सर्ट ऑन बी। ए ने बी पर कितना फोर्स एक्सर्ट किया, ए ने बी पर कितना फोर्स एक्सर्ट किया, ये मेरा क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। तो ए ने बी पर कितना फोर्स एक्सर्ट किया, चलिए तो हम लोग ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। चलिए, ए नीचे की तरफ एक्सीलरेटेड है तो इसका वेट 1 kg और है, mg है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, स्यूडो ऊपर की तरफ लगेगा, एम ए नॉट, ये स्यूडो एक्सीलरेशन को ए नॉट बोल दीजिए। तो लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सीलरेटेड है तो स्यूडो ऊपर की तरफ लगेगा। और ये इक्वेशन हम कहां से बना रहे हैं, इसी ट्रॉली पर बैठकर, एलिवेटर पर लिफ्ट के अंदर बैठकर इक्वेशन बना रहे हैं ना, लिफ्ट के अंदर बैठकर इक्वेशन बना रहे हैं, तभी तो हम लोग स्यूडो फोर्स लगाकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट n प्लस एम ए नॉट इज इक्वल टू एम जी। देखिए, अगर हम लिफ्ट के अंदर बैठ गए तो हम स्यूडो फोर्स लगाकर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और अगर हम लिफ्ट के बाहर रहेंगे तो हम स्यूडो फोर्स बिना लगाए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो वी कैन से दैट नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू m ले लेंगे और g प्लस g माइनस ए नॉट आ जाएगा। मास कितना है बताइए, 1 kg, जी की वैल्यू 10 है और उसकी वैल्यू 4 है, सो दिस सिंपली बिकम 6 न्यूटन। तो बी ने ए पर जितना रिएक्शन दिया, ए ने बी पर उतना ही एक्शन दिया। तो वही मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फोर्स विच ए एक्सर्ट ऑन बी। तो ए ने बी पर क्या लगाया, ए ने बी पर एक्शन लगाया और एक्शन रिएक्शन के बराबर होगा। तो रिएक्शन 6 न्यूटन है तो एक्शन भी 6 न्यूटन होगा। आप 9.8 लेकर चले जाएंगे तो आपका 5.8 आ जाएगा। अभी मेरा 6 आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। A man drag a block through 10 meter on a rough surface, म्यू की वैल्यू दी हुई है। The force of 0.3 kilonewton act at 30 degree to the horizontal. The work done by applied force. Applied force ने कितना वर्क किया, अरे बाबा, फोर्स दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है ना, और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। तो अब हमें, और हमारा क्वेश्चन है कि इस फोर्स ने बॉडी को, ऑब्जेक्ट को 10 मीटर खींच डाला, 10 मीटर खींच डाला। फ्रिक्शन वगैरह सब है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। mg ये कांटेक्ट फोर्स, इसका नाम है फोर्स ऑन ब्लॉक बाय अर्थ, इसका नाम है फोर्स ऑन ब्लॉक बाय कांटेक्ट सरफेस, इसका नाम है फोर्स ऑन ब्लॉक बाय कांटेक्ट सरफेस। ये है ट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स जो हम लोग लगा रहे हैं। तो इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो एफ की वैल्यू है √3 किलो न्यूटन और डी की वैल्यू है 10 और cos 30 यानी कि √3/2।
सो वी गेट 3 × 10/2 यानी कि 15 न्यूटन। ठीक है ना। इस सवाल में फ्रिक्शन वगैरह का कोई यूज नहीं है क्योंकि पूछा क्या गया है, द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू हमको मालूम है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मालूम है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल मालूम है, इसलिए हम इस तरीके से सोल्यूशन बनाएंगे। देखिए, जब कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उस पर कई फोर्सेस लग रहे होते हैं और सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तो जिस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द वर्क डन बाय अ पर्टिकुलर फोर्स, देन वी विल फोकस एट द पर्टिकुलर फोर्स। ठीक है ना। अगर हमको F के द्वारा किया गया वर्क निकालना है तो हमारा ध्यान सिर्फ F पे होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट पे होना चाहिए और एंगल, उनके बीच के एंगल पर होना चाहिए। हमारा ध्यान बाकी बलों पर नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर F दिया ना होता तो हम बाकी बलों की मदद से F की वैल्यू को पहले निकालते और तब हम अपना सोल्यूशन आगे बढ़ाते। A mass M rests on another mass M. The coefficient of friction between एक मास कैपिटल M है और उसके ऊपर दूसरा मास स्मॉल m है। ठीक है ना। और क्वेश्चन है कि नीचे वाले ब्लॉक पर मैक्सिमम कितना फोर्स हम लगा सकते हैं कि दोनों विदाउट स्लिपिंग एक साथ मूव करें। दिस फोर्स हमसे पूछा गया है कि दोनों एक दूसरे पर स्लाइड होने ही वाले हों लेकिन स्लाइड ना हो। सबसे नीचे का जो सरफेस है वो स्मूथ है। चलिए, तो सबसे पहले चलो हम लोग ये मान लेते हैं कि दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे कॉमन एक्सीलरेशन से। तो हम दोनों को एक सिस्टम मानेंगे और दोनों को एक मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन से चलवा देंगे। ये देखिए, कंबाइंड सिस्टम मान चुके हैं एन। कंबाइंड सिस्टम हम लोग मान चुके, m plus m, so the very first equation will be F max is equal to m plus small m a max। a max से मेरा मतलब ये है कि बस स्मॉल m कैपिटल M के बीच स्लाइडिंग स्टार्ट होने ही वाली है लेकिन हुई नहीं है। बिल्कुल लिमिट पर इक्वेशन सॉल्व किया जा रहा है क्योंकि लिमिट पर सॉल्व ही करना है, मैक्सिमम लिमिट पूछी गई है। अब हम लोग किसी एक का इक्वेशन बना ले, तो चलिए मैंने सोचा कि चलो स्मॉल m का इक्वेशन बना के a max निकाल लिया जाए। ठीक है ना। तो स्मॉल m की इक्वेशन लगाकर हम a max की वैल्यू को फाइंड करके वापस यहां पर पुट कर देंगे। ठीक है। ये रफ सरफेस है, ये फ्रिक्शन है, ओके, और ये इसका एक्सीलरेशन है। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू n इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है ना। n में अपर mg आते हैं ना, ठीक है, सबको मालूम है। n जब लिखते हैं तो अपर mg लिए जाते हैं इज इक्वल टू m इंटू ए मैक्सिमम। तो m से m कैंसिल, सो a मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू g। ठीक है। और इसको हम पुट इन वन में पुट कर देंगे तो वी गेट F मैक्सिमम इज इक्वल टू m प्लस स्मॉल m म्यू g। ठीक है ना। m प्लस स्मॉल m म्यू g। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यानी कि हम इतना फोर्स अगर नीचे वाली बॉडी पर लगाएंगे तो m1 और m2 यानी कैपिटल M और स्मॉल m साथ चलेंगे, स्लाइडिंग स्टार्ट होने वाली ही होगी लेकिन होगी नहीं। और अगर हमने अप्लाइड फोर्स इस फोर्स से भी बढ़ा दिया तो अब कैपिटल M का एक्सीलरेशन हाई हो जाएगा और स्मॉल m का एक्सीलरेशन कम रह जाएगा और अब स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। A car is moving along the straight horizontal road with a velocity v0 if the coefficient of friction between the tire and the road is mu, the shortest distance in which the car can be stopped। एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए, कार कहना नहीं चाहिए इनको सवाल में, कार ऑब्जेक्ट मान लीजिए, बात छोड़िए। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और इस पर स्लाइडिंग हो रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा।
जिसकी वजह से एक रिटार्डेशन डेवलप होगा। तो रिटार्डेशन हम लोग पहले फाइंड करने जा रहे हैं, इज इक्वल टू एम ए, दिस इज म्यू एन इज इक्वल टू एम ए, और नॉर्मल रिएक्शन एम जी के बराबर होगा क्योंकि कोई स्यूडो वगैरह तो लग नहीं रहा है, इसलिए अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। सो एम से एम कैंसिल हो गया और रिटार्डेशन की वैल्यू आ गई है म्यू जी। अब हमें कार को स्टॉप करना है तो हम अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा लेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर माइनस 2as, सो 0 इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर माइनस 2as, सो 2as इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर, सो s इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है ना। और रिटार्डेशन a की वैल्यू म्यू जी है ना रखकर हमने बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ना, बहुत कठिन है ना, एकदम आसानी है। एक कन्वेयर बेल्ट है जो कि मूव कर रही है 6 मीटर पर सेकेंड, तो उस पर हमने एक ब्लॉक को रख दिया। एक ब्लॉक को हमने बहुत ही जेंटली इस पर रख दिया, ये 6 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही थी। जैसे हम इस पर ब्लॉक को रखेंगे तो ब्लॉक पर एक फ्रिक्शन लगेगा, हाँ ब्लॉक को रखेंगे तो बेल्ट ब्लॉक पर फ्रिक्शन लगाएगी और उस फ्रिक्शन की वजह से एक्सीलरेशन डेवलप होगा। एक्सीलरेशन की वजह से ब्लॉक की वेलोसिटी बढ़ेगी और जब ब्लॉक की वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते 6 हो जाएगी तो इनके बीच रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा और तब एम इस बेल्ट पर स्लाइड नहीं करेगा। शुरुआत में रगड़ लगेगी क्योंकि ब्लॉक की वेलोसिटी कम होगी और बेल्ट की वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो रगड़ लगेगी। रगड़ मतलब फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन ब्लॉक को आगे की तरफ वेलोसिटी बढ़वाएगा, आगे की तरफ एक्सीलरेट करेगा, जिससे ब्लॉक की वेलोसिटी बढ़ेगी और कुछ समय बाद ब्लॉक की वेलोसिटी भी 6 हो जाएगी और तब रिलेटिव मोशन स्टॉप हो जाएगा। मोशन स्टॉप नहीं होगा, रिलेटिव मोशन स्टॉप हो जाएगा। तो सबसे पहले ब्लॉक को सॉल्व करते हैं, ब्लॉक के एक्सीलरेशन को हम लोग फाइंड करेंगे। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, फ्रिक्शन म्यू एन, मास इनटू एक्सीलरेशन म्यू एम जी, मास इनटू एक्सीलरेशन एन से एम कैंसिल, ए इज इक्वल टू म्यू जी यानी कि 0.3 इंटू 10 मीन्स 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन है कि कितने टाइम बाद रिलेटिव मोशन स्टॉप हो जाएगा। तो ब्लॉक के लिए हम इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, v इज इक्वल टू u प्लस 80, सो v इज इक्वल टू 6 एंड u 0, a की वैल्यू 3t, सो t इज इक्वल टू 6/3 मीन्स 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड में ये काम हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल बढ़िया और रिलेवेंट है, मैं बता रहा हूँ, टफ नहीं है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है फ्रिक्शन के चैप्टर का। Plank with a box on it at one end is gradually raised about the other end as the angle of inclination with the horizontal reaches to 30 degree. The box start to slip and slide 0.4 meter down the plank in 4 seconds. Coefficient of static friction between the box। Okay, देखिए भैया ऐसा होता है, एक इंक्लाइन प्लेन पर जब हम एंगल को बढ़ाते जाते हैं तो ऐसी कंडीशन आती है जब ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड होता है। जब ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड होता है तो इस एंगल को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, इसको एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। और ये ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड होता है यानी कि इस पर पीछे की तरफ लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होता है और नीचे की तरफ mg साइन थीटा लग रहा होता है। ये mg का कॉस वाला कंपोनेंट mg कॉस थीटा और ये रहा नॉर्मल रिएक्शन और ये ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड है। अब जब ये ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड है तो ये अल्फा एंगल ऑफ रिपोज कहलाएगा। अगर अल्फा एंगल ऑफ रिपोज है तो 10 अल्फा म्यू के बराबर होता है, ये आपको मालूम होगा। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले एक क्वेश्चन ऐसा और सॉल्व किया था जिसमें हमने ये बताया था कि अल्फा एंगल ऑफ रिपोज तब कहलाता है जब ये ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड होता है। सो दिस इज एक्चुअली 1030 और ये हो गया म्यू कौन सा वाला, स्टैटिक वाला। सो म्यू स्टैटिक इज इक्वल टू 1/√3 यानी कि सवाल में
बाकी चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूछा क्या गया है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पूछा जाता तो हम अपनी इक्वेशन बनाते, एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनाते और तब हम म्यू के की वैल्यू फाइंड करते। लेकिन हमसे क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट पूछा गया है तो हम जानते हैं कि जब ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड होता है, स्लाइड हुआ नहीं होता है, जस्ट अबाउट टू स्लाइड होता है, तो इस एंगल को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। और जो एंगल ऑफ रिपोज होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट के बिल्कुल बराबर होता है। तो 1030 इज इक्वल टू म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू 1/√3। बहुत ही अच्छा ये है, तो ये आ जाएगा 1/1.73, वी गेट 0.6। फाइन, बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ आगे लिखा के आपको थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश कर ली गई। ये सवाल को थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। बहुत छोटा सवाल है, लग रहा है बहुत बड़ा सवाल है, बहुत छोटा सोल्यूशन है। व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इज द फ्रिक्शन? फ्रिक्शन किस प्रकार का बल है? न्यूक्लियर? कभी नहीं, कतई नहीं। इलास्टिक फोर्स? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पढ़ाते वक्त हमने कई बार बताया कि फ्रिक्शन के कई नाम है। फ्रिक्शन एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और इसी को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स है। फ्रिक्शन एक एडहेसिव फोर्स है, फ्रिक्शन एक कोहेसिव फोर्स भी कहते हैं, फ्रिक्शन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स भी है, ठीक है ना। ये सभी फ्रिक्शन के ही नाम है और क्लास में ये बात बहुत डिस्कस हुई है कि फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, फ्रिक्शन एक, और उसी को हम लोग आजकल शॉर्ट में इलेक्ट्रिकल फोर्स के नाम से भी कहते हैं। फ्रिक्शन एडहेसिव फोर्स भी है, मतलब एडहेसिव फोर्स को भी फ्रिक्शन कहते हैं, कोहेसिव फोर्स को भी फ्रिक्शन कहते हैं, क्योंकि एडहेसिव फोर्स की वजह से ही दो सिमिलर बॉडीज एक दूसरे से चिपक जाती हैं। कोहेसिव फोर्स की वजह से ही दो सिमिलर मटेरियल की बॉडी एक दूसरे से चिपकती हैं। एडहेसिव फोर्स की वजह से डिफरेंट मटेरियल की बॉडी आपस में चिपकती हैं, तो एडहेसिव फोर्स कहलाता है। ये भी फ्रिक्शन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन को हम लोग शॉर्ट में आजकल इलेक्ट्रिकल फोर्स के नाम से भी जानते हैं, वैद्युत बल, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी होगा। तो जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे उस सब मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो ये एक नंबर मैं आपको दे रहा हूं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप उस क्वेश्चन की फोटो खींचकर इस नंबर पर आप भेज दीजिए। मेरे ये क्वेश्चन देखने के 10 मिनट के अंदर मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। जब मैं क्वेश्चन देखूंगा, क्लास कर रहा हूँ तो नहीं देख पाऊंगा, कोई दूसरा काम कर रहे नहीं देख पाएंगे, लेकिन जैसे ही हम ये क्वेश्चन देखेंगे आपको देखने के 5 मिनट के अंदर उसका सोल्यूशन बना के फोटो करके आपको भेज देंगे। आप उसको अच्छे समझ जाएंगे, अच्छा सोल्यूशन बनेगा, साथ साथ तो सब दिखाई पड़ेगा। तो देखिए कुछ बातें और मेरे पास अभी आ रही हैं सुनने को कि कुछ स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया है कि हम यहाँ पर नहीं है, तो हम यहाँ पर आकर ऑफलाइन पेपर नहीं दे पाएंगे, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो आप अगर दूर हैं, दूसरे शहर में या यहीं पर बहुत दूर रहते हैं कानपुर में, तो ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी है, ठीक है ना। तो ऑफलाइन नहीं दे पाते हैं तो ऑनलाइन इसको ज्वाइन कर लीजिए। ऑनलाइन के लिए न्यूज़पीड का एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और अभी मैं कुछ देर बाद एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें यही बताया जाएगा कि आप लोग इसको ऑनलाइन कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब इसी बोर्ड पर पूरा समझा के कि पहले क्या करें, फिर क्या करें, फिर क्या करें। अभी 10 मिनट के अंदर मैं 10-15 मिनट के अंदर एक और वीडियो डालने जा रहा हूं जिसमें यही समझाया जाएगा कि जो यहाँ इंस्टीट्यूट नहीं आ सकते हैं, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, वो ऑनलाइन कैसे ज्वाइन करें, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। तब तक आप इसको समझिए, देखिए, फिर मैं अभी आपका अगला वीडियो बनाता हूँ।